हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। जो हम थ्योरी वाले चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं उन पर बेस्ड मैं एमसीक्यूज अब इस सेशन में लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आप कॉमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। यहाँ से कॉन्सेप्ट का रिविजन होगा क्योंकि थ्योरी चैप्टर काफी सारे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड टेट के लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए काफी रिवीजन वाला सेशन रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर वाला चैप्टर भी ये रहेगा। इसके थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो आप अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में चलेंगे भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ साथ में जो भी लिंक्स हैं वो सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं प्लेलिस्ट के, तो वहां से जाकर आप सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्लेस विच टाइप ऑफ थिंकिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग या फिर क्रिएटिंग। तो देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने रिसेंटली अभी आपको कराया था, उसमें पूछा गया है संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में किस प्रकार की सोच को संज्ञानात्मक कौशल के उच्चतम स्तर पर रखा गया है। तो दो टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताई थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दो पिरामिड मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, काफी मैंने इस पे जोर दिया था। उसके बाद था एक रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी की, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर वाला लेवल क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। एनालाइजिंग होता है यानी कि विश्लेषण होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रिमेंबरिंग होता है, क्रिएटिंग होता है। तो देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग होता है ना। और बात करें अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई हमारा इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग यानी कि मूल्यांकन। तो आपसे अगर पूछा गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है, तो आपको बताना है कि भाई सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है, मूल्यांकन है। यहाँ कौन सा पूछा गया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि संज्ञानात्मक कौशल के उच्चतम स्तर पर क्या रखा गया है। तो भाई रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है मूल्यांकन नीचे आ जाता है, मूल्यांकन जो है नीचे आ जाता है और ऊपर क्या चला जाता है, क्रिएट। मैंने इस चीज को आपको बताया था वहां पर। तो जिन लोगों ने भी वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखो वीडियो आप लोग क्या करते हो ना, थोड़ा सा देख के स्किप करके बंद कर देते हो कि भाई ये तो हमें पता है, लेकिन जो वीडियो में आगे जो इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है उन्हीं से क्वेश्चन रेज होता है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड एज डिसेबिलिटी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। एक है हमारे पास पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब इसमें क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में भाई बताया गया है कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या बताया गया, रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि इसको रिवाइज किया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट को 2016 में। तो इसमें डिसेबिलिटीज को यानी कि विकलांगता के प्रकार को इस वाले एक्ट में बढ़ाया गया था। जब इसका रिवीजन हुआ था दोबारा से इसमें अपडेट करी गई थी बहुत सारी डिसेबिलिटीज को। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विकलांगता के रूप में मान्यता प्राप्त है। फॉलोइंग इज, हाँ जो मान्यता प्राप्त है वो बताना है। डिसलेक्सिया, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस या फिर एमनीशिया। तो आपको बताना है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किसको मान्यता दी गई है इन सारे ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या है भाई, डिसलेक्सिया एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है यानी कि अधिगम संबंधित विकार है। बात क्लियर हो गया। लर्निंग डिसेबिलिटी है। और लर्निंग डिसेबिलिटी के अगर हम टाइप्स की बात करें, प्रकार की हम बात करें, आप लोग कहते हो यार हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, लिख इंग्लिश में रहा हूँ, सारी चीजें हिंदी में ही बताता हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता के जो प्रकार हैं उसमें से पहला प्रकार क्या है, डिसलेक्सिया ही आता है भाई। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने संबंधित जो विकार होता है वो डिसलेक्सिया होता है। दूसरा प्रकार क्या आता है हमारे पास, डिसग्राफिया आता है यानी कि लिखने संबंधित जो विकार आता है तो वो डिसग्राफिया कहलाता है। तीसरा विकार कौन सा है अधिगम अक्षमता में, डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय अवधारणाओं को समझने में, गणितीय प्रश्न समझने में या फिर उनको करने में जब परेशानी आती है, अंकों के साथ में अगर पढ़ने में उनको समझने में जो समस्या आती है तो उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे लर्निंग डिसऑर्डर हैं जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, जो डिसलेक्सिया है उसको एक विकलांगता के रूप में माना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द persistence, difficulty in reading,
डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड एडिक्वेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हिंदी में देख लो, कौन सा विकार सामान्य बुद्धिमत्ता और पर्याप्त सीखने के अवसर के बावजूद पढ़ने में लगातार कठिनाई की एक विशेषता है। तो ये आपको बताना है कौन सा है, एडीएसडी है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है। तो देखो सारे के सारे प्रकार अभी मैं बता रहा था, तो नीचे के जो तीनों प्रकार हैं वो क्या है भाई, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। एडीएसडी क्या है, एडीएसडी को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अटेंशन डिफ्लिक्स हाइपर डिसएक्टिविटी, यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, है ना, हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इनका जो है अटेंशन पीरियड, किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित करने की समय अवधि बहुत ही कम होती है। अटेंशन का मतलब ये किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। तो इस प्रकार के बच्चों को क्या बोलते हैं, एडीएसडी की कैटेगरी में ऐसे बच्चों को डालते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों को लेकर नाराज हो जाते हैं। इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा गुस्सैल वाला बिहेवियर होता है, और इनमें कोई भी अटेंशन स्पैन एक तरीके से नहीं होता है। बात करते हैं कि राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी ये पूछ रहे हैं कि लिखने संबंधित डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया तो पढ़ने संबंधित विकार होता है ना। डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने संबंधित होता है। यहाँ क्या पूछा गया है, इन रीडिंग, रीडिंग यानी कि पढ़ना संबंधित, तो यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया आ गया भाई, सीधा सीधा सा। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स, डिसग्राफिया राइटिंग करना यानी कि लिखने संबंधित विकार, और एडीएसडी अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो बात क्लियर हो गई, पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं, आपके साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। भाई ग्रोथ एवं डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज, वृद्धि और विकास के अनुसार सिद्धांत क्या बोला जा रहा है कि जो विकास क्या है, विकास की क्या विशेषताएं हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए बोलता है इररेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल, फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली, डिसकंटिन्यूअस एंड वेरीज वाइडली। तो देखो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट क्या होता है, सतत और क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है। क्या होता है कि लगातार रूप से चलती है ये प्रक्रिया। किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की भी बात हो रही है यहाँ पर, कि वृद्धि और विकास दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि कंटिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाली है, और ऑर्डरली एक ऑर्डर के फॉर्म में चलती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है आज हो गई, फिर रुक गई, फिर हो गई, फिर कम हो गई, ऐसा नहीं होता। कि ग्रोथ क्या है, वृद्धि। अब वृद्धि में अगर हम किसी शरीर बॉडी की अगर हम हाइट के बारे में बात करें, लंबाई के बारे में बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि आज अगर बच्चा 5 साल का है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, और फिर जब वो 6 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट घटनी शुरू हो जाएगी। नहीं ना, क्रमबद्ध रूप से होती है भाई डेवलपमेंट भी और ग्रोथ भी, सतत होती है, निरंतर रूप से होती है। और ऐसा भी नहीं है कि 5 साल में बढ़ रही है, 6वें साल में जाकर रुक गई, फिर 7वें साल में बढ़नी शुरू हो गई, नहीं, क्रमबद्ध थोड़ी 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 बढ़ती रहती है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू स्किनर इज मोस्ट इफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर। स्किनर की थ्योरी मैंने आपको करा दी है, स्किनर की थ्योरी आपको करा दी है, साथ साथ पावलोविक मैंने आपको करा दिया है। अब दोनों की थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ी, और जिन लोगों ने पढ़ लिया तो फटाफट से आंसर कर दो कि स्किनर के अनुसार कौन सा सूत्रीकरण एक नए व्यवहार की स्थापना में सबसे प्रभावी होगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट या पार्शियल रेनफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक, निरंतर सुदृढ़ीकरण या आंशिक सुदृढ़ीकरण। तो देखो रेनफोर्समेंट की जो थ्योरी है वो कौन दे रहा है भाई, हमारे स्किनर इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि बिहेवियर इस पर बेस करती है थ्योरी, कि किसी भी बच्चे का या व्यक्ति विशेष का किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसको स्किनर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रदर्शित किया है। तो यहां पर राइट आंसर देखते हैं क्या है, पहले कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट इसका राइट आंसर है, यानी कि निरंतर सुदृढ़ीकरण, कि लगातार दिया जाने वाला जो रेनफोर्समेंट है, सुदृढ़ीकरण है, वो व्यवहार को परिवर्तित करता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप में ले आता है व्यवहार को। अगर आपने क्या किया, आज रेनफोर्समेंट दिया, कल हटा लिया, फिर परसों आपने रेनफोर्समेंट दिया यानी कि सुदृढ़ीकरण दिया, और फिर अगले दिन हटा लिया, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जो व्यवहार बन के आएगा ना व्यक्ति का, वो नहीं बन के आ सकता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बार व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हो, फिर उस प्रयास को हटा ले रहे हो। तो इस तरीके से व्यवहार यानी कि बिहेवियर, इफेक्टिव बिहेवियर नहीं बनता है। तो लगातार दिया जाने वाला सुदृढ़ीकरण जो है वो
स्किनर के अनुसार नए व्यवहार की स्थापना में सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी हमने डिस्कस कर लिया, अब इसमें से बताना है कौन सा एक क्षेत्र नहीं है। 3 प्रकार के डोमेन है, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोचिकित्सात्मक नहीं होगा, ये थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर अलग हो गई, मनोगत्यात्मक आप इसको बोल सकते हो साइकोमोटर डोमेन को। तो कौन सा डोमेन नहीं है वो हम बताते हैं, ये है ऑप्शन नंबर डी। स्पिरिचुअल डोमेन की बात नहीं करिए, अध्यात्म वाले क्षेत्र की बात नहीं करिए ब्लूम्स के वर्गीकरण सिद्धांत के अंतर्गत। 3 प्रकार के डोमेन है, संज्ञानात्मक और भावात्मक, साइकोमोटर, ठीक है। और तीनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विद फिगर की हेल्प से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जाओ और चेकआउट करो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आपका एग्जाम क्लियर होगा, इसीलिए क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पावलोव कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग? पावलोव की थ्योरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। स्किनर की थ्योरी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। लास्ट वाले वीडियो में हम पावलोव को मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, तो शायद वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो गया कि मैंने अपोजिट कर दिया, तो भाई इतना आप खुद भी समझ जाया करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूं यहाँ पर, तो कभी कभी टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता है, भाई मुझे तो पता है, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप उस चीज पर फोकस बना के रखो अपना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है। मैं यहाँ पर n नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को डील करता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मुझे क्लास जल्दी फिनिश करने की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकता है कभी बाय मिस्टेक कि भाई इधर उधर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके का कमेंट करेंगे कि सर आपको नहीं पता, भाई मुझे पता है, और अगर मुझे नहीं भी पता है तो आप लोग हो करेक्ट करने के लिए, इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सेंस समझना है, बेसिक लॉजिक समझना है। भाई अगर मुझे नहीं पता, मैंने ऑलरेडी थ्योरी चैप्टर इनका बना के रख दिया है आप लोगों के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने थ्योरी चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया और मैं डायरेक्ट जो है इन क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को मैं डीपली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं डीप इनकी थ्योरी आप लोगों के साथ में ऑलरेडी साझा कर चुका हूं। तो आप वहां जाओ, थ्योरी चैप्टर को पढ़ो और आराम से क्वेश्चन को समझो, और जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो इजीली आंसर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस का। तो पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में लोप, अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एक्सटेंशन क्या होता है, थ्योरी चैप्टर दोबारा देख लेना चाहिए जाके। एक्सटेंशन मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग में समझा दिया है क्या होता है शास्त्रीय अनुबंधन में। तो क्या होता है भाई, राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच ए कंटिन्यूड रेस्पॉन्स फेड अवे व्हेन द अनकंटिन्यूअस स्टिमुलस इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। अब क्या है, मतलब लोप का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, देखो स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक, रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर, एक प्रकार की प्रतिक्रिया। तो आप क्या कर रहे हो कि उद्दीपक को एक समय अंतराल बाद जो है हटा ले रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि जो रिस्पॉन्स है वो भी आना बंद हो जाएगा भाई, प्रतिक्रिया आनी भी बंद हो जाएगी। तो वही क्या है, एक्सटेंशन है, कि यानी कि लगातार आप जो है क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस नहीं दे रहे हो। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो वहां इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था कि एक्सटेंशन क्या है, लोप क्या है, कि किसी चीज का हट जाना। और क्या हट रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें अनुबंधित उत्तेजना के बिना, अनुबंधित उत्तेजना, उत्तेजना क्या है यहाँ पर भाई, उत्तेजना क्या है, स्टिमुलस है, तो उसको क्या है आपने एक समय अंतराल बाद हटा दिया और फिर दोबारा से आपने उसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर आप दोबारा से उसको दे रहे हो, तो यही क्या कहलाता है, लोप कहला देता है। तो बिना अनियंत्रित उत्तेजना के न होने पर एक अनुबंधित प्रतिक्रिया फीकी पड़ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन प्रोसेस बोलते हैं इसी को। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। फिर दोबारा मैंने बीएफ स्किनर का क्वेश्चन रखा है जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए बीएफ स्किनर की थ्योरी के साथ में और पावलोव की। बीएफ स्किनर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग। अब देखो इन्होंने क्या दिया, शेपिंग के बारे में हमने बात करी थी, आकार देना। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट डज शेपिंग इन्वॉल्व, की शेपिंग का क्या मतलब है इनकी थ्योरी में, बीएफ स्किनर ने जो अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। अप्लाई ए पनिशमेंट इमीडिएटली आफ्टर ए बिहेवियर, इनके व्यवहार के तुरंत बाद दंड को लागू करना। वांछित व्यवहार के क्रमिक निकटतम दृष्टिकोणों को सुदृढ़ करना। अवांछित व्यवहारों की अनदेखी करना जब तक कि वे समाप्त ना हो जाए। सभी व्यवहारों के लिए निरंतर सुदृढ़ीकरण प्रदान करना। तो देखो यहाँ पर अभिष्ट उत्तर रहेगा रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि वांछित व्यवहार के क्रमिक निकटतम दृष्टिकोणों को सुदृढ़ करना ही क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। ठीक है, शेपिंग
बहुत अच्छे से थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि अभी अगर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो मुझे सारे पहलुओं को खोलकर रखना होगा। लेकिन बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में रेनफोर्समेंट से बात हुई थी, व्यवहार को किस तरीके से हम रेनफोर्स कर सकते हैं। रेनफोर्स मतलब क्या होता है, मजबूत करना, ठीक है। तो रेनफोर्सिंग सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार दिया जाने वाला। वांछित प्रकार के क्रमिक निकटतम दृष्टिकोणों को सक्सेसिव लगातार जो दिया जाने वाला बिहेवियर है। रेनफोर्स करेंगे आप लगातार किसी चीज को बदलने के लिए। शेप देना मतलब आकार देना। किसको आकार दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बिहेवियर को आकार दे रहे हैं, तो आप उसको क्या रेनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको मजबूत कर रहे हैं। तो लगातार करना है, ऐसा नहीं है आज किया कल छोड़ दिया और फिर परसों आपने फिर दोबारा से उसको बिहेवियर के ऊपर फिर काम किया, नहीं, ऐसा नहीं करना। शेपिंग का मतलब होता है लगातार दी जाने वाला रेनफोर्समेंट, जिससे कि आपका बिहेवियर जो है डिजायर्ड रहे, जो अनुकूल है, जो गोल के पास में है, वैसा बिहेवियर बन के आए, उस बारे में बात की गई है बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर की बहुबुद्धिता सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। अब आपको पता है गार्डनर ने क्या क्या किया है भाई। गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, सारे को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। तो इन्होंने क्या बताया है भाई, तो राइट आंसर देखते हैं भाई। ऑप्शंस तो काफी सारे हैं। इट प्रोसेस 8 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ईच करस्पॉन्डिंग टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो इन्होंने क्या किया भाई, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में, 8 टाइप्स की बुद्धि के बारे में इन्होंने हमें बताया, जो क्या बताती है अलग अलग क्षेत्रों में या मानव गतिविधि के एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुरूप 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं प्रस्तावित करते हैं। कौन है भाई ये, और ये है होवर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जैसे कि संगीत के क्षेत्र में, है ना, खेल के क्षेत्र में, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप बात कर सकते हो। और उसके अलावा इन्होंने स्पेटियल यानी कि स्थानिक बुद्धि जिसको बोला जाता है। तो कई सारे इन्होंने जो है टाइप्स ऑफ मैंने डिस्कस किए हैं इसके, तो वहां जाकर आप थ्योरी चैप्टर में देख लेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अब आता है मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो के मोटिवेशन की थ्योरी या मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको बताना है मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम की अक्सर निम्नलिखित में से किस चरण की आलोचना की जाती है। तो ये भी मैंने बताया सबसे लास्ट में थ्योरी के चैप्टर में कि मैस्लो की थ्योरी की क्या मुख्य आलोचना है, क्या क्रिटिसिज्म है। देखो इनकी क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये देख लेते हैं हम। इट ओवर एम्फेसिस बायोलॉजिकल नीड ओवर सोशल नीड। इट overly focused on western culture norms and does not account for cultural variation। तो भाई यही इनकी आलोचना है। देखो यह पश्चिमी संस्कृति मानदंडों पर अत्यधिक केंद्रित है और सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता। देखो ये कल्चरल पर बेस नहीं करता। इस चीज को ध्यान देना कि इसमें जो भी हायरार्की ऑफ नीड्स है, मैस्लो की जो थ्योरी है, ठीक है, मैस्लो की आवश्यकता का जो पदानुक्रम है वो सांस्कृतिक पर यानी कि सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता। वो केवल नीड्स के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में, ह्यूमन नीड्स पर फोकस करता है बेसिकली। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है कि ये कल्चर से इनका कोई लेना देना नहीं है भाई। ये केवल जो भी है इनका फोकस है वो केवल वेस्टर्न कल्चर जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक इन्होंने ये थ्योरी दी है। दूसरे कल्चर का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं दिया है इन्होंने। क्लियर होगी बात। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इन्होंने बात करी है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं, इट लैक्स इंपेरिकल सपोर्ट फॉर अदर ऑफ नीड्स। भाई ये भी एक बहुत अच्छा है। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है कि इन नीड्स के अकॉर्डिंग ये दूसरी आवश्यकताओं के बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये कुछ ऑप्शन इसलिए हम चूज नहीं कर रहे क्योंकि हायरार्की ऑफ नीड्स में इन्होंने काफी हद तक जो मेन नीड्स होती है जो उसको सबको इन्होंने कवर अप कर लिया, तो इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है भाई, त्रिबुद्धि का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसमें पूछा गया है कि जो इनके एक घटक में शामिल नहीं है। त्रिबुद्धि में कितने घटक होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से हैं, देखो, ओहो यहाँ मैंने आंसर ऑलरेडी लिख दिया, एनालिटिकल, क्रिएटिव, इमोशनल या प्रैक्टिकल। तो देखो जो इनका सिद्धांत में शामिल नहीं है वो है भावात्मक बुद्धि जो होती है, उसके बारे में स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिबुद्धि सिद्धांत में ये बात नहीं कही है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है, सी, ऐसे याद रखना, CAP। सी का मतलब क्रिएटिव, ए का मतलब एनालिटिक यानी कि विश्लेषणात्मक, और पी का मतलब प्रैक्टिकल। ठीक है, पी का मतलब
प्रैक्टिकल। सी हो गया क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक बुद्धि। इमोशनल के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं दी है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी मेंशन था यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अंडर द राइट ऑफ ए पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, दोबारा से मैंने RPWD का एक क्वेश्चन डाला है 2016, विच इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन मैंडेटेड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब। पूछा गया है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 2% है, 3% है, 4% है या फिर 5% है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये 4% है। इसको ध्यान रखना आप लोग। RPD एक्ट में इसको मेंशन किया गया है कि सरकारी विभाग में अगर कोई भी भाई डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्ति है तो उसको 4% का रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा 4% का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज करेक्ट? ब्लूम के टैक्सोनॉमी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखते हैं, टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। केवल क्या 4 ही लेवल हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में? नहीं भाई, इसको हटा दो यहाँ से। इसके बाद इट प्लेस एनालिसिस अबव एप्लीकेशन बट ब्लो इवैल्यूएशन या विश्लेषण और आवेदन के ऊपर लेकिन मूल्यांकन से नीचे रखा जाता है। तो ये क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही है? हाँ, तो ये कथन बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, सबसे नीचे क्या आता है यहाँ पर? रिमेम्बरिंग आना यानी कि याद करना। उसके बाद क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। उसके बाद क्या आता है? अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एनालिसिस आता है। ये पूछा गया इन्होंने। अब देखो अब इन्होंने क्या बोला था? एप्लीकेशन पहले आएगा, पहले एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एनालिसिस आएगा, और सबसे ऊपर क्या आएगा? इवैल्यूएशन आएगा। यानी कि इवैल्यूएशन के नीचे दोनों है, एनालिसिस और एप्लीकेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हमने सही किया है। क्लियर हो गई बात? सी क्या बोलता है? टैक्सोनॉमी इंडिकेट सिंथेसिस एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज्ड वर्जन। नहीं, रिवाइज्ड वर्जन यानी कि संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे ऊपर का चरण कौन सा है? अभी तो हमने देखा था निर्माण करना किसी चीज का, यानी कि क्रिएट करना, सबसे ऊपर का लेवल है। तो ये ऑप्शन वैसे ही अलग हो गया। टैक्सोनॉमी के 4 नहीं, कितने स्तर हो गए? 1 2 3 4 5 6 स्तर आ रहे हैं भाई, 6 लेवल हो गए यहाँ पर। दोबारा से अगर चाहोगे तो मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ नीचे क्या आ गया? रिमेम्बरिंग यानी कि याद करना। ठीक है, उसके बाद का जो टियर 2 आता है हमारे पास में, वो क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। टियर 3 में क्या आता है भाई? यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करना। टियर 4 में क्या आता है? एनालिसिस आता है। और टियर 5 में क्या आता है? सिंथेसिस यानी कि जोड़कर देखना। और टियर 6 में हमारे पास क्या आ जाता है ऊपर? मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। और यहीं पे अगर रिवाइज्ड हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करते हैं तो इवैल्यूएशन नीचे हो जाता है और सबसे ऊपर क्या आ जाता है? क्रिएट आ जाता है। क्रिएट से नीचे क्या आ जाता है? यहाँ पर इवैल्यूएशन आ जाता है। ऊपर के 2 लेवल में चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द RPD एक्ट 2016। RPD एक्ट अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सीखने की क्षमता का उदाहरण है? तो आपको बता, सीजोफ्रेनिया, ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर डिसेप्टिविटी, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, या डिस्कैल्कुलिया। तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कैल्कुलिया। क्या होता है? क्या पूछा? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या आता है भाई? डिस्कैल्कुलिया आता है, कई बार बता चुका हूं, जिसमें मैथ संबंधित डिसऑर्डर होता है, गणितीय संबंधित जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसको डिस्कैल्कुलिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच एजुकेशनल इंप्लीकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब देखो स्किनर के थ्योरी से काफी सारे क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में डाले हैं, और स्किनर के साथ साथ पावलोव का भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इन दोनों की थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए क्वेश्चन डाल रहा हूं। स्किनर के परिचालन अनुबंध सिद्धांत से सबसे निकटतम संबंधित शैक्षण निहितार्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, यूजिंग रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू शेप डिजायर्ड बिहेवियर। वांछित व्यवहारों को आकार देने के लिए सुदृढ़ीकरण और दंड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कौन सी थ्योरी थी हमारे पास? स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में ये चीज बताई गई है। तो 20 का अभीष्ट उत्तर है। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, और प्ले लिस्ट में सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे जो भी हमने थ्योरी चैप्टर डिस्कस किए हैं। तो मेक श्योर आप उसको जाकर पढ़ें, अच्छे से समझें, और कोई भी डाउट आता है तो वीडियो में कॉमेंट करके हमें बताएं। मिलेंगे एक और नई वीडियो क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।